नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं कुछ खास रिपोर्ट्स और नजर डालते हैं असम की सियासी जमीन पर। राजनीतिक दल चौसर का खेल खेलने लगे हैं। बीजेपी ने तो अपने पासे फेंक दिए हैं। वहीं इस खेल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो से असम की जनता को अपने पाले में करने की कोशिश कर दी है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर जो ये CAA है, इसको हम असम में और हिंदुस्तान में लागू नहीं होने देंगे। असम में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल लगातार राज्य का दौरा तो कर ही रहे हैं, वहीं राजनीतिक रैलियों के जरिए जनता से वोट की अपील भी कर रहे हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। बता दें, राज्य में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा NRC का बना हुआ है, जिसको लेकर विपक्षियों को ये लग रहा है कि बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं बीजेपी इस बात से साफ इनकार कर रही है कि NRC कोई मुद्दा भी है। बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के मुखिया JP नड्डा की मौजूदगी में ये मैनिफेस्टो जारी किया गया। इसमें भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए NRC में संशोधन के अलावा 10 बड़े वादे किए गए हैं। मैनिफेस्टो जारी किए जाने के दौरान असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल और मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा मौजूद थे। मैनिफेस्टो रिलीज करते हुए JP नड्डा ने कहा कि हमने राज्य में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण का ख्याल रखा है। एक बहुत बड़ा कमिटमेंट हमारा यहाँ, जब बहुत से भ्रम और परसेप्शंस की प्रॉब्लम आई, तो हमारा कमिटमेंट ये है कि हम असम के राइट्स के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, करेक्टेड NRC के लिए हम काम करेंगे। और जब हम करेक्टेड NRC के लिए बात करते हैं तो उसमें जो मैंडेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है, उसमें हम प्रोटेक्ट करेंगे जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स को, और हम इन्फिल्ट्रेटर्स को उसमें हम डिटेक्ट करेंगे। इसके लिए हम प्रयासरत होंगे ताकि सही मायने में असम का रहे, अहोम की सिविलाइजेशन को हम सुरक्षित रख सके, इस बात का हम प्रयास करेंगे। उसी तरीके से हमारी 6th कमिटमेंट संकल्प की है कि हम असम के पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डीलिमिटेशन प्रोसेस को स्पीड अप करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। असम इससे डीलिमिटेशन के प्रोसेस में पीछे रह गया है, उसको हम फिर से एक्टिवेट करते हुए हम उस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे, इसकी हम चिंता करेंगे। इस दौरान JP नड्डा ने कहा कि हम वास्तविक भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे और घुसपैठियों का पता लगाएंगे ताकि अहोम सभ्यता की रक्षा की जा सके। हालांकि मैनिफेस्टो में पार्टी ने CAA का जिक्र नहीं किया है, लेकिन इस बाबत पूछने पर बीजेपी चीफ JP नड्डा ने कहा कि यह वैचारिक मुद्दा है और इसे लागू किया जाएगा। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लोक लुभावन वादे किए हैं। बीजेपी ने ब्रह्मपुत्र नदी में आने वाली बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए जलाशयों का निर्माण कराने की बात कही है। इन्हें नदी के किनारे पर बनाया जाएगा ताकि अतिरिक्त इस्तेमाल हो और लोग बाढ़ से बच सकें। गरीब परिवारों को महीने में 3000 रुपए की मदद मिलेगी। अब तक ये रकम 830 रुपए मासिक ही थी। देव स्थानों के अतिक्रमण पर रोक लगाने का वादा किया है। सही से निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए की मदद भी सरकार करेगी। बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने का वादा किया है। 8वीं क्लास पास होने वाली छात्राओं को साइकिल दी जाएगी। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में NRC को करेक्ट करने की बात कही है ताकि वास्तविक भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और घुसपैठियों का पता लगाया जा सके। मिशन ब्रह्मपुत्र फ्लड जो यहां की एक समस्या बनी हुई है, उसको नए नए तरीके से रोकने का प्रयास होगा और उसको साइंटिफिक तरीके से हाउ वी कैन सी टू इट कि जो फ्लड की त्रासदी होती है उससे हम
असम की जनता को बचा सके और वो विकास की एक नई कहानी लिखे। इसलिए इस पर हम बड़े पैमाने पर जाने का प्रयास करेंगे। फिर साइंटिफिक तरीके से, चाहे वो ड्रेजिंग हो, फिर चाहे वो ट्रिब्यूटरीज का मैनेजमेंट हो, फिर चाहे वो बिग रिजर्वायर्स बना करके एक्स्ट्रा वाटर को वहां पर समावेश करके रखने का प्रयास हो, उसको संभाल करके रखने का प्रयास हो, एंड अदर पर्पसेस के लिए वो इस्तेमाल हो सके। इस तरीके का मिशन मोड में ब्रह्मपुत्र मिशन को हम लेकर के चलने वाले हैं, ताकि हम फ्लड की ट्रेजेडी से बच सके। इस बात का पहला प्रयास होगा। उसी तरीके से हमारे यहां जो हमारे 30 लाख डिजर्विंग फैमिलीज हैं, उनको हम अरुण उदय के योजना के तहत, जिस कार्यक्रम के माध्यम से मातृशक्ति को समर्पित करके हमने ये कार्यक्रम को चलाया और महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम चला, और उसमें हमने 830 रुपए प्रति माह देने का तय किया था, ताकि हम आर्थिक दृष्टि से सबलीकरण की ओर, फाइनेंशियल सपोर्ट की तरीके से उनको हम स्थान दे सकें। ये अरुण उदय प्रोग्राम के तहत हम 30 लाख लोगों को महीने की आर्थिक सहायता 3000 देने का हम तय करेंगे। दिस इज अवर कमिटमेंट, ये हमारा संकल्प पत्र है। असम आहार आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत की जाएगी। पार्टी ने मैनिफेस्टो में युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है। यही नहीं, अगले 1 साल में ही 31 मार्च 2022 तक 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में 8 लाख नौकरियों का ऐलान किया गया। एंटरप्रेन्योर और स्कूलों को विकसित किया जाएगा। इन्हें सरकार की ओर से आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी। असम के नागरिकों के जमीन पर अधिकारों को सुनिश्चित किया जाएगा। बता दें, बीजेपी की असम में सरकार है और बीजेपी किसी भी कीमत पर राज्य की कमान अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। अमित शाह ने भी इसके पहले कांग्रेस पर निशाना साधा था और कहा था कि असम में अगर कांग्रेस के हाथ में सत्ता आती है तो फिर से राज्य में उपद्रव बढ़ जाएगा और घुसपैठियों को रोकना आसान नहीं होगा। वहीं जब से बीजेपी ने सत्ता संभाली है, तब से उग्रवादियों और घुसपैठियों पर लगाम लगी है। भारत माता की वंदे वंदे। 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। अलग अलग प्रकार के आतंकवादी ग्रुप असम के अंदर गोलियां चलाते थे, लोगों को मार देते थे, हमारे सिक्योरिटी के जवान मारे जाते थे, मगर कोई कार्यवाही नहीं होती थी। एक 5 साल के अंदर 2000 आतंकवादियों ने हथियार डालकर मुख्य धारा में प्रवेश किया है और आसाम आतंकवाद मुक्त बन गया है। मित्रों, आसाम आज गोलियां चलनी, लोगों को मरना एक भूतकाल हो गया। बोडोलैंड का समझौता हमने किया, पूरे आसाम के अंदर आज शांति और विकास का वातावरण बना है। मित्रों, मैं इतना ही कहना आया हूं कि 5 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने ढेर सारे विकास के काम किए हैं। मित्रों, और ये मजदूरी आपका तो ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री ही आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से था, तो भला क्यों कुछ बाकी रखेगा। मैं आपको बताने चाहता हूं, ये मजदूरी का विकास देखकर मुझे कई बार होता है कि शायद मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा काम हो जाता है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। खास तौर से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही हैं। जहां राहुल गांधी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, वहीं नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निशाने पर कांग्रेस है। असम की चुनावी जंग दिन पर दिन दिलचस्प होती जा रही है। देखना यह होगा कि असम में बीजेपी सत्ता पर काबिज रहती है या फिर कांग्रेस बीजेपी के हाथ से सत्ता की चाबी ले जाती है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि जनता के हाथ में ही इनकी किस्मत बंद है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
बिहार में इस वक्त सियासत गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार की सरकार पर हमलावर है। पहले शराब कांड को लेकर तेजस्वी ने राजभवन तक मार्च किया था। वहीं अब प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर आरजेडी ने पटना की सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया है। देखिए ये रिपोर्ट। बेरोजगारी, अपराध, महंगाई और अशिक्षा के मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद के निकाले गए बिहार विधानसभा मार्च के दौरान राजधानी पटना में जमकर उपद्रव हुआ। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पटना जिला प्रशासन की ओर से अनुरोध किया गया था कि राजद विधानसभा मार्च और विधानसभा के घेराव का इरादा छोड़कर गर्दनी बाग में धरना दे। इसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अपील पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। पुलिस ने उन्हें रोका तो पटना का डाक बंगला चौराहा रण क्षेत्र बन गया। वहां पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इससे बात नहीं बनी तो लाठियां भी भांजी। खास बात यह है कि राजद कार्यकर्ताओं ने पार्टी के डंडे की लाठियों से पुलिस वालों को ही पीट दिया। उपद्रव के दौरान मीडिया कर्मियों को भी चोटें आई हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी अपने कई विधायकों के साथ विधानसभा मार्च में शामिल होने गांधी मैदान के पास जेबी गोलबंकर पहुंचे थे। हालांकि डाक बंगला चौराहे पर हो रहे बवाल के दौरान दोनों नेता वहां नहीं पहुंच सके। दोनों नेता जेपी गोलबंकर के आगे बढ़ते हुए जब डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे तो वहां 2 राउंड पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प के बाद मामला कुछ हद तक शांत हो गया था। दोनों नेताओं ने डाक बंगला चौराहा पहुंचने के बाद स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश की। बवाल थमने के बाद पटना पुलिस के अधिकारियों ने तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव से आंदोलन खत्म करने की अपील की। इसके बाद दोनों नेता पुलिस की बस में जाकर सवार हो गए। राजद कार्यकर्ता अपने नेता को पुलिस के साथ नहीं जाने देने पर अड़ गए और बस को घेर कर खड़े हो गए। दोनों नेताओं के समझाने पर कार्यकर्ता शांत हुए और पुलिस उन्हें लेकर गांधी मैदान रवाना हो गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों नेताओं को छोड़ दिया गया। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव इस मार्च में शामिल होने के लिए एक पिकअप वैन पर सवार होकर गए थे। दोनों नेता जेपी गोलबंकर से इसी वाहन पर डाक बंगला चौराहे के लिए रवाना हुए। पूरे रास्ते दोनों नेता वाहन पर सवार होकर ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते रहे। डाक बंगला चौराहे पर जब इनकी गाड़ी पहुंची तो तेज प्रताप यादव हेलमेट लगाए नजर आए। हालांकि बाद में उन्होंने अपना हेलमेट उतार दिया। वे अपने हाथ में पिता लालू प्रसाद यादव की तस्वीर लिए हुए थे। प्रशासन ने राजद कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए जेपी गोलबंकर पर ही बैरिकेडिंग कर दी थी। हालांकि वहां बैरिकेडिंग को तोड़कर आंदोलनकारी आगे बढ़ गए। जब तेजस्वी और तेज प्रताप मौके पर नहीं पहुंचे थे, इसके बाद प्रशासन ने डाक बंगला चौराहे पर इन्हें रोकने की पूरी व्यवस्था कर दी। प्रशासन ने पहले ही तय कर लिया था कि यहाँ से आंदोलनकारियों को किसी हालत में आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। यहाँ समझाने पर जब राजद कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। डाक बंगला चौराहे पर स्थिति को नियंत्रित करने के दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने रोड़ेबाजी शुरू की तो पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने भी अपने पार्टी के झंडे में लगाकर लाए गए डंडों से पुलिस वालों को पीटा। इस सारे घटनाक्रम के दौरान तेजस्वी और तेज प्रताप जेपी गोलबंकर तक तो आ गए थे, लेकिन डाक बंगला चौराहे तक नहीं पहुंच पाए। इस दौरान हुई झड़प में राजद कार्यकर्ताओं के साथ ही पुलिस वाले और मीडिया कर्मी भी चोटिल हुए। बवाल के दौरान कई वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई।
हंगामे के दौरान फ्रेजर रोड और डाक बंगला चौराहे की सभी दुकानें बंद हो गई। राजद नेताओं ने कहा कि आंदोलन को भड़काने के लिए बाहरी लोगों ने रोड़ेबाजी की। ये रोड़ेबाजी फ्रेजर रोड में एक निजी परिसर से की गई। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज का बहाना मिला। राजद नेताओं ने कहा कि पुलिस ने उनके कार्यकर्ताओं को बुरी तरह पीटा है। बता दें, तेजस्वी लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। पिछले दिनों शराब कांड को लेकर नीतीश कुमार के मंत्री रामसूरत राय के इस्तीफे की मांग की थी, जिसको लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ था। वहीं अब तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे पर नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। डेस्क रिपोर्ट। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटक लदी गाड़ी की जांच तो चल रही थी, लेकिन अब राज्य के गृह मंत्री इस जांच की चपेट में आ चुके हैं। अब बीजेपी राज्य की उद्धव सरकार को बुरी तरह से घेर चुकी है। 100 करोड़ के वसूली कांड की आज जहां जांच गृह मंत्री देशमुख तक आ चुकी है, वहीं इस आग की लपटों की गर्माहट पूरी सरकार को महसूस होने लगी है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटक वाली कार के घटनाक्रम के बाद एक एक कर जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, वे किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं हैं। मनसुख हिरेन की हत्या के आरोपी पुलिस अधिकारी सचिन वजह से कनेक्शन के बारे में सफाई देते हुए अनिल देशमुख ने कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए ये भी कहा कि 5 फरवरी से 15 फरवरी तक वो अस्पताल में थे और इसके बाद 10 दिन होम क्वारंटाइन में थे। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता फडणवीस कुछ दस्तावेज लेकर सामने आए और दावा किया कि अनिल देशमुख झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शरद पवार से देशमुख को बचाने के लिए झूठ बुलवाया गया। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस मूवमेंट के दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि 15 फरवरी को एक प्राइवेट जेट से वो मुंबई आ गए थे। उन्होंने कहा अगर हम देखें तो इसमें 17 फरवरी को लिखा है कि अनिल देशमुख का 17 फरवरी 2021 को दोपहर 3 बजे सह्याद्री गेस्ट हाउस में आगमन। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री होम आइसोलेशन में नहीं थे, बल्कि उन्होंने यात्राएं भी की और कई अधिकारियों से मुलाकात भी की। मेरे पास पुलिस विभाग के भी 2 मूवमेंट्स के कागज है। पुलिस विभाग में रोज मूवमेंट्स के बारे में कहा जाता है, बताया जाता है, उनका एक मैनिफेस्ट तैयार होता है मूवमेंट्स का। और अगर हम देखें तो इसमें तारीख जो है एक 17 फरवरी है। 17 फरवरी में अनिल देशमुख जी, इसमें लिखा है 17 फरवरी 2021 15 वाजता, 15 बजे आणि 3 बजे मोटरीने सह्याद्री गेस्ट हाऊस येथे आगमन आणि ओपन। दूसरा एक 24 तारीख का मैनिफेस्ट है। अनिल देशमुख जी ये 11 बजे 24/2/2021 11 बजे मोटरीने निवासस्थान ते मंत्रालय जाणार, सोयीने निवासस्थानी परत येणार। अब ये मैनिफेस्ट है, ये गए कि नहीं मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई दावा नहीं करूंगा, लेकिन ये पुलिस के मूवमेंट के मैनिफेस्ट ये मेरे हाथ में लगे हुए हैं। सबसे महत्व की बात इसमें यह है कि जो परमवीर सिंह इन्होंने पत्र लिखा है, आप सभी ने, मैंने कल भी उसको ट्वीट भी किया था, उस पत्र में एसएमएस का एक या व्हाट्सएप जो भी होगा उसका उन्होंने एक सबूत दिया है, एक एविडेंस दिया है, और जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से वो पूछते 16 मार्च को, एंड व्हाट इज द डेट ऑफ वाजेज मीटिंग विथ एचएम सर, और उसमें एसीपी पाटिल बोलते हैं यस सर बट इट इज इन द एंड ऑफ फेब्रुवरी। तो इसलिए मुझे लगता है कि कल आदरणीय पवार साहब को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। एक राष्ट्रीय नेता के मुंह से, और जो देश में जाने माने नेता माने जाते हैं, उनके मुंह से कल गलत बातें कहलवाई गई, और जो प्रोटेक्ट करने का प्रयास
ये कल किया गया, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरे तरीके से कंप्लीट एक्सपोज हुआ है। और मेरा मानना यह है कि 15 से 27 इस बीच गृह मंत्री जी जो होम क्वारंटाइन थे वो आइसोलेशन में नहीं थे। कई लोग उनको मिले हैं, कई अधिकारी उनको मिले हैं, और जिसके बारे में जानकारी अगर हासिल करनी है तो बहुत आसान है। फडणवीस ने कहा, महत्व की बात यह है कि जो परमवीर सिंह ने पत्र लिखा है उस पत्र में एसएमएस या व्हाट्सएप का सबूत भी दिया है। आदरणीय पवार साहब को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। एक राष्ट्रीय नेता के मुंह से झूठ बुलवाया गया है। बता दें, कल एक वीडियो जारी करते हुए अनिल देशमुख ने कहा था कि मुझे कोविड हुआ था, उसकी वजह से नागपुर के अस्पताल में 2 फरवरी से 15 फरवरी तक एडमिट था। 15 फरवरी को जब मैं डिस्चार्ज हो रहा था तब अस्पताल के गेट के पास बहुत सारे पत्रकार थे। कमजोरी थी और मैं कुर्सी पे बैठ गया। जवाब देने के बाद 27 फरवरी तक मैं होम क्वारंटाइन में था और 28 फरवरी को घर से बाहर निकला। कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस वही सीओआई थी श्रीमती रश्मि शुक्ला, और इसलिए उनको तीनों गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है। तो उनको जब यह जानकारी मिली कि एक रैकेट ये मिनिस्टर का नाम इस्तेमाल कर रहा है, उनके ऑफिस के लोगों के नाम आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग में पुलिस वालों से सीधी बातचीत चल रही है, तो उन्होंने बकायदा उसके बारे में डीजी साहब के ध्यान में ला कर दिया। और फिर नियम के अनुसार माननीय डीजी साहब ने उसमें थ्रू डीजी एक परमिशन एसीएस होम को मांगी गई कि ये सारे नंबर हमको इंटरसेक्शन पे लगा ले, और बकायदा एसीएस होम ने वो परमिशन दी। उस परमिशन के तहत जब कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हुआ तो बड़ी एक्सप्लोजिव चीजें बाहर आने लगी, और कई बड़े अधिकारी, कई पॉलिटिकल लोग, इनके नाम, चर्चाएं ये इसमें से बाहर आने लगी। मेरी जानकारी के अनुसार उसके बाद इसके बारे में पूरी ब्रीफिंग ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हुई, और मुख्यमंत्री जी ने कंसर्न भी जाहिर किया। और ये मेरे पास डेटा है, करीबन 6.3 जीबी का, 6.3 जीबी का ये डेटा मेरे पास है, कि जिसके अंदर ये सारे कॉल्स इंटरसेप्ट किए हुए, और ये एक पूरा रिपोर्ट इसका जो है, मतलब ये कवरिंग लेटर है, और कवरिंग लेटर के साथ ये पूरे ट्रांसक्रिप्ट्स उसके ये रिपोर्ट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे गए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में चल रहे राजनीतिक विवाद को लेकर फिर से उद्धव सरकार पर निशाना साध लिया। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि गृह मंत्री अनिल देशमुख क्वारंटाइन नहीं थे, बल्कि वो लोगों से मुलाकात कर रहे थे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एंटीलिया मामले में कई बातें सामने आई हैं जो हैरान करने वाली हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग का एक रैकेट चल रहा है। मेरे मुख्यमंत्री रहते भी ये बात सामने आई थी, तब हमारी सरकार ने इस पर कड़ा एक्शन लिया था। फडणवीस ने दावा किया कि उनके पास फोन कॉल रिकॉर्डिंग है, जिससे स्पष्ट होता है कि इससे जुड़ी कई जानकारियां मौजूदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास थी। आपको बता दें, बीते दिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 6 से 15 फरवरी तक अनिल देशमुख अस्पताल में थे, उसके बाद लंबे वक्त तक क्वारंटाइन थे।
हालांकि उसके बाद बीजेपी ने वीडियो डॉक्यूमेंट जारी कर इन दावों को गलत करार दिया। बीजेपी का कहना था कि अघाड़ी सरकार झूठ फैला रही है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारी इन खास रिपोर्ट्स में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।